आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 8वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो इस ऐप पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी ऐप पे जा करके इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं सेम टू सेम। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति कब प्रदान की गई। देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने आई 1613 के आसपास, तब ये एक व्यापारी कंपनी थी, केवल यहाँ पे व्यापार कर रही थी। बाद में जब ये एक के बाद एक युद्ध जीतते गए तब यहाँ पे ये राजा बन के उभरे। जब ये राजा बन गए, जब यहाँ पे ये रूल करने लगे तो कुछ दिन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था। कारण ये था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटेन की संसद को सीधे पावर दिया गया। मतलब कि ये हुआ कि जो भी कानून बनेगा ब्रिटेन की संसद में बनेगा और उस कानून को यहाँ पे पारित मतलब कि जमीन पे उतारा जाएगा। तो यहाँ पे अब देख रहे थे अंग्रेज की यहाँ के लोग एक्टिव हो रहे थे, तो उन्हें मतलब कि उन्हें एक तरह से निष्क्रिय करने के लिए वो लोग विधान परिषद में एक अधिनियम लाए 1892 और इसके तहत क्या था कि इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हो गई। हालांकि चेंज नहीं करवा सकते थे, केवल आप बहस कर सकते थे। अगला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था कब। ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए जब भी आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आपको जो पहली चीज पढ़ाई जाती है ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कोई एक दो लाइन का एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्ट था और यहाँ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब यहाँ पे एक तरह से कंपनी जो रूल कर रही थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे सरकार चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता हो गई थी। इसीलिए इस एक्ट को लाया गया जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। समय था 1773। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इस सुप्रीम कोर्ट से अगर आपका कोई फैसला नहीं हो पाता है या फिर अपील करना चाहते हैं तब आपको लंदन में जाके अपील करना होता था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे कई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा नाम था इम्पे। बस लॉर्ड इम्पे आपको मिलता है। इसके अलावा 3 जज और थे, यानी कुल मिला के 4 जज थे। तो ये भी आप जरूर याद रखिए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। देखिए 1935 में ढेर सारे रूल्स कानून ऐसे हैं जो कि आज भी संविधान में हैं। तो जो संघीय न्यायालय की बात की जाती है ये है 1935 में। भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया 1937 में। इसके लिए कानून बना था 1935 में। अगला है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा लाया गया था और कब। सबसे पहले संविधान के बारे में बात की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा और ये लाया गया था 1934 में। स्वराज पार्टी ने कहा कि अगर हमको अपना राज लाना है तो अपना संविधान लाना पड़ेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए। ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। दोनों लोग बिहार से थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 11 दिसंबर को बनाए गए और ये 9 दिसंबर को। ये अस्थायी थे और ये अस्थायी थे। किस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था। यह है शासन अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब, 9 दिसंबर को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ,
ये हुआ था 9 दिसंबर को ही। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को होता है। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था कब? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये सारे क्वेश्चन जो आप दिख रहे हैं आपको, ये आपके छोटे लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सारे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पे जाके, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? जिसमें कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरह का जो प्रस्तावना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लाया गया था। यहाँ पे आपके सामने कुछ कथन है, अब देखना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर पड़ा। बिल्कुल था, बात हो रही है प्रस्तावना की। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इसीलिए तो लाया गया था। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हाँ, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को, तो यानी कि संविधान को भारत के लोग आदेश दे रहे हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे 12। टाइम लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का। अगला है कि सही सुमेलन इस प्रकार है। जो सही सुमेलित है यहाँ पे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एक मात्र नेता कांग्रेसी कौन थे? KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों के लिए कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? BT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे सही हैं, यहाँ पे आपको जो भी दिया गया सब सही है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी हमने आपको ये चीज पीछे बताया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी भारत में एक सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। क्या आप बता पाएंगे कि उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। गुजरात में लगी है, लेकिन आप बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? कुल थे 7, लेकिन भीमराव अंबेडकर को छोड़ दें तो हो जाएंगे 6। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था कब? ये किया था 29 अगस्त 1947 को। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात हो रही है एक तरह से कानून मंत्री आप कह सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था कब? ये काफी महत्वपूर्ण है, यह है 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई तरह की समितियां बनी थी, सबके अलग अलग अध्यक्ष होते थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और कुछ जो कानून थे उसी दिन लागू कर दिए गए, लेकिन बाकी कानूनों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ये पूरी तरह से सुमेलित है। जैसे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई? ये की गई पिट्स एक्ट 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये की गई 1773 के एक्ट में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने के लिए पावर कब दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में। गवर्नर जनरल की परिषद कब बनाई गई? तो ये बनाई गई चार्टर अधिनियम 1833 में। तो ये सारे यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऑलरेडी सुमेलित है। परीक्षा में इसी को आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित एक्ट के द्वारा पड़ी थी। अब देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी, अंग्रेजी मिशनरी आए थे, ये आए थे 1813 में, और कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांसैक्शन बनाया गया था 1823 में। ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पे प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैत शासन की व्यवस्था की गई थी। देखिए 2 एक्ट हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, 1909 और 1919। 1919 में जो अधिनियम लाया गया तो यहाँ पे 2 लेयर पे
सरकार की व्यवस्था की गई। जैसे कि आज होता है, एक होता है राज्य स्तर पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। तो इसी तरह का सिस्टम लगाया गया 1919 में। वैसे अंग्रेज 1909 से ही सबको अलग अलग बांटना शुरू कर दिए थे। दलितों के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, जो बाकी रह गए उनको 1919 में वो बांट दिए। अगला है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? ये था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। मतलब क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अभी भारत में रूल नहीं करेगी, ये काम करेगी केवल चीन के साथ और चाय के साथ। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब हुई? ये हुई थी 1913 के एक्ट में। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है। देखिए, आप में से कई सारे लोगों को मतलब कई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे होंगे। कारण ये है कि यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अगर आप इनमें से आसान क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में या फिर एप्लीकेशन पे जा करके लुसेंट और स्पीडी की सीरीज देख सकते हैं। उसमें थोड़े आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना हो। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? मतलब कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश का पावर मिलता है। अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि देखिए हमारे यहाँ संसद में कोई कानून बनता है, मतलब कि लोकसभा में बनेगा, फिर उसे भेजा जाएगा राज्यसभा में, फिर जब यहाँ से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीनों जगह से जब पास हो जाएगा तब वो बन जाता है कानून। और यहाँ पे जो संसद का सेशन है साल भर में केवल 2 ही बार होता है। अब चाहे आप जब करा लीजिए, 12 महीने में केवल 2 बार, तो ये 6-6 महीने पे होता है। लेकिन आप ये मानिए कि अगर ये जनवरी में सेशन हो रहा था और सेशन ख़त्म हो गया 15 जनवरी को, 15 जनवरी के बाद 17 जनवरी को कुछ ऐसा मामला बनता है जिस पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई मामला वैसा बन गया, अब इसके लिए तुरंत सेशन बुलाया नहीं जा सकता, या फिर बुलाया जा सकता है तो बहुत अफरा तफरी का माहौल बनेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए अध्यादेश का नियम बनाया गया कि मतलब कि प्रेसिडेंट को लगेगा कि इस पे कानून बनाना ज़रूरी है तो उसको कानून बना देंगे, लोकसभा और राज्यसभा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कब तक होगा? तो 6 महीने तक। जब अगली बार सेशन बैठेगा, मतलब कि संसद बैठेगी, तब संसद को इसको पास करना ज़रूरी है। अगर संसद इसको पास नहीं करती है तो ये अध्यादेश ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो ये जो अध्यादेश की पावर है ये 1935 से प्रभावित है, मतलब 1935 में इसके बारे में बात की गई थी। और ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भी है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया कब? तो 1833 में। ये था एक चार्टर एक्ट। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो ये होता है 1935 के एक्ट के द्वारा। मतलब कि राज्य के पास कितना पावर होगा, सेंटर के पास कितना पावर होगा, ये पता लगाया जाता है 1935 के कानून से। और 1935 के कानून को सभी लोग मानते हैं। अगला है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैत्य शासन भारत में लागू किया गया था कब? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमारा संविधान तो 1950 में बना, 1935 क्या है? 1935 में कुछ कानून बनाए गए थे। जब हमारा संविधान फिर 1950 में बन रहा था तो 1935 के कुछ कानूनों को हूबहू ले लिया गया। अब जब उनको ले लिया गया तो आज भी हम उनको 1935 वाला कानून कह रहे हैं। अगला है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए कथन है और कारण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होते थे। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। यहाँ पे अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए, इस यहाँ पे देखा जाए तो जो बेबल की योजना आई थी ये बिल्कुल सही है कि उसमें हिंदू बराबर मुस्लिम थे। लेकिन जो बेबल ने कारण दिया था ये गलत था, क्योंकि बेबल को पता था कि इंडिया की हम बात करें, भारत की बात करें, उस समय की भारत की, तो वहाँ पर 80% हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे। तो जाहिर सी बात है कि जिनकी संख्या कम होगी उनके नेता कम बनेंगे, उनको कम जो संसद की सीटें हैं उन पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन फिर भी बेबल ने भड़काने के लिए मुस्लिमों से कह दिया कि नहीं, तुमको भी उतना ही चाहिए जितने हिंदुओं को चाहिए। तो यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है।
अगला है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आपको बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से हुआ था। ये हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ की बात करें तो ये सब लाया गया था 1935 में। 1935 में जो अधिनियम आया था उसमें जो शक्तियां थी किसको दे दी गई, मतलब कि जिन शक्तियों के बारे में बात नहीं की गई थी उन शक्तियों को दे दिया था गवर्नर जनरल को। अगला है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। मतलब कि 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान नहीं मिला था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किस आधारित नहीं था, तो ये था वयस्क मताधिकार पे नहीं आधारित होता था। बात हो रही है जब संविधान बनाने के लिए लोग चुने जा रहे थे तब। अगला है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमने आपको बताया ना कि 1950 में जो संविधान बना उसका प्रमुख स्रोत है 1935 का एक्ट। अगला है कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जब 1935 आया तो इसके फलस्वरूप कहा गया कि बर्मा भारत से अलग होगा, और ये होता है 1937 में। 35 में रूल बन गया, 37 में अलग हो गया। इसके अलावा जब 37 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था ये कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाया। अगला है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा, तो ये था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसमें ये बताया गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा हो और ये संविधान को बनाए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था। बात की गई है एल्बर्ट बिल का, तो इसका उद्देश्य ये था कि जो भी अदालत में एक अधिकारी होंगे जो कि दंड देते हैं, इनका संबंध ये होगा कि यह भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पे रोके। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक गांव को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में होता था। मतलब कि कैबिनेट मिशन जब बनाया गया, जब मतलब कि संविधान के लिए लोग चुने जा रहे थे तो 10 लाख लोग मिलकर के एक व्यक्ति को चुनते थे, ये कहने का मतलब है। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था 1942 में, तो उस समय 1946 में तो उसके सदस्य कौन कौन थे, तो ये थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पे। कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इन तीनों लोगों ने कहा कि आप बंटवारा होगा, इस तरह बंटवारा होगा, आप लोग एक संविधान बनाइए। तो इसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के बारे में सही कथन क्या है, इस तरह परीक्षा में आपसे 4 क्वेश्चन विकल्प दिए जाते हैं, एक सही होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है सारा का सारा सही है। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है, 7 से अधिक कमेटियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन, फारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, सभी लोग थे इस संविधान को बनाने में। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी बिल्कुल सही है। और वह बहुदलीय निकाय था, मतलब कि बहुत से दल के लोग थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन यहाँ पे दिए गए हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही। यह समितियों के माध्यम से काम कर रहा था, मतलब हमने आपको बताया कि यहाँ पे ढेर सारी समितियाँ थी जो कि अलग अलग काम करती थी। जैसे कानून के लिए अलग समिति काम कर रही थी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए अलग समिति काम कर रही थी, तो ये था अलग अलग समिति। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप इसका PDF, पोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।